अपनी बोली सभी को भाती है, अपनी बोली सभी को भाती है, यही जीना हमें सिखाती है। आंचलिकता की भाषा मीठी है, आंचलिकता की भाषा मीठी है, सबके दिल को यही सुहाती है। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी का ये मिश्रित और विलक्षण स्वरूप देखने को मिलता है। बम्बई की हिंदी को हम बम्बैया हिंदी कहते हैं, कलकत्ता की हिंदी को कलकतिया हिंदी कहते हैं, पहाड़ी हिंदी कहते हैं उधर के, पंजाबी और ये पहाड़ी हिंदी या दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र की बोली है उसके साथ ये जोड़ देते हैं। दिल्ली की हिंदी में शायद मुझे लगता है कि पंजाबी का अधिक प्रभाव है, हरियाणवी पंजाबी का, और ये अंग्रेजी भी यहाँ पूरी तरह छाई हुई है। जिन लोक भाषाओं का प्रभाव यहाँ पर है वो हिंदी की सभी लोक भाषाएं जो अपने साथ ले आए लोग। यहाँ बिहार की भी हिंदी है, मैथिली का भी प्रभाव है, बांग्ला का भी प्रभाव है, और हिंदी की जो बोलियां हैं भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, कौरवी, जो भी हमारी लोक भाषाएं हैं जो हिंदी की से जुड़ी हुई हैं, हिंदी की शक्ति है, उन सब का प्रभाव यहाँ की भाषा पर है। रोजी रोटी के लिए जो आकर बसे, अपने साथ अपनी भाषा की विरासत के साथ साथ वो लोक संस्कृति भी लेकर आए। गढ़वाली कुमाऊनी पहले उत्तर प्रदेश में थी, अब अलग हो गई, लेकिन ये देश और प्रदेश का जो विभाजन है उसकी दीवार भाषा की दीवार नहीं बन सकती। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, ये कहावत है। तो ये अपना रूप आकार बदलती हुई नाना रूपों में छाई हुई है। कहते हैं जीवित भाषा का लक्षण है वो परिवर्तन ग्रहण करती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब पानी ठहर जाता है कहीं तो सड़ाहट पैदा हो जाती है, इसलिए उसे प्रवाह में रहना चाहिए। यही बात भाषा के साथ भी, भाषा अगर स्थिर हो जाती है, समय के साथ नहीं चलती या रूढ़ हो जाती है, तो उसकी जीवंतता, उसकी ताजगी थोड़ा कहीं न कहीं उसकी कमी महसूस की जाती है। इसलिए जो प्रवाह है भाषा का वो बराबर होना चाहिए, और ये प्रवाह यहाँ की भाषा में हमें मिलता है। शब्दों का आदान प्रदान, ग्रहण करना और पचाने की जो शक्ति है हिंदी में, उसके कारण भी बहुत सारी शब्द संपदा हिंदी ने इन लोक भाषाओं से ली। अंग्रेजी से भी बहुत कुछ लिया, उर्दू फारसी से भी बहुत कुछ लिया, सारी भाषाओं से लिया, और अपनी लोक भाषाओं की तो सारी शब्द संपदा हिंदी में आई। और हिंदी की शक्ति है ये लोक भाषाएं। कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं क्षेत्रीय बोलियों को लेकर के हिंदी से अलग करने की। अब मेरा अपना मत है कि इनका विकास पूरी तरह होना चाहिए, लेकिन अगर इनको हिंदी से अलग कर दिया जाएगा तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप रामचरितमानस को अवधी का खाली मान लेंगे, जायसी के पद्मावत को केवल अवधी मान लेंगे, या भोजपुरी के वाचिक साहित्य को, या ब्रजभाषा का पूरा साहित्य जो हिंदी का था उसको अगर अलग कर लेंगे तो हिंदी का जो कहीं न कहीं हम बहुत नुकसान भी करेंगे। तो हिंदी के प्रति जो गौरव बोध बीच में ऐसा लगा कि उसका ह्रास होता जा रहा है, वो चाहे अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण हो
या एक साजिश के तौर पर कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को विदेशियों ने भी उसे पीछे करने की कोशिश की, और आजाद होने के बाद भी हम उसकी ओर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना कि देना चाहिए था। इधर मुझे महसूस हो रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि जैसे वो जो ह्रास हो रहा था ये गौरवबोध का, वो कहीं थमा है, रुका है, उसकी गति धीमी हुई है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं हिंदी में बोलती हूँ, जब भी दिल्ली जाती हूँ हिंदी में ही बात करती हूँ, तो जो लोग मुझसे बात करते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं, चाहे जहाँ के हों। अगर दक्षिण भारत के हैं तो भी कोशिश करते हैं हिंदी में बोलने की। तो ये लगता है अगर हम अपने इस गौरवबोध को बनाए रखें तो सभी लोग उसके प्रति इस गौरवबोध का अनुभव करते रहेंगे। हम हिंदी दिवस, पखवाड़ा, माह मनाते हैं। संयोग से पितृपक्ष में ही हिंदी दिवस पड़ता है प्रतिवर्ष, तो हम एक औपचारिकता मात्र न करके कि जैसे पितरों को तर्पण दे दिया जाता है, उसके बाद साल भर फिर लोग भूल जाते हैं कि हमारे पितर थे, तो ऐसा न हो करके हमें इसको हमारा प्रतिदिन हिंदी दिवस है, प्रतिवर्ष हिंदी वर्ष है, प्रति माह हिंदी माह है। ये जब हम सोचेंगे तभी हम हिंदी के लिए वो स्थान, जो संघर्ष की स्थिति अभी तक बनी हुई आजादी के बाद भी, उस स्थान को पाने में सफल हो पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी लोग जो पटल पर जुड़े हैं सबको नमन करती हूँ, विद्यार्थियों पर शुभकामना व्यक्त करती हूँ, और आप सबके प्रति बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं किसी का नाम नहीं ले पाई, बाद में लेने की सोचा था, लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए मैं बिना नाम लिए सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। भाई प्रवीण आर्य जी ने मुझे यहाँ जोड़ा, उनके प्रति भी आभार। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। चाहिए। और दीदी, चूंकि मैं मूलतः उस परिवार से संबंध रखता हूँ जो विभाजित भारत से भारत में आया था, यानी जिसे हम आज पाकिस्तान कहकर चलते हैं, और जब वे दिल्ली आए थे तो दिल्ली आने के बाद वो उसी भाषा को बोलते थे जो लोक जीवन चेतना में उन्होंने उस विभाजित भारत से पूर्व अपने आप को जिस भाषा में ढाला था, और उसे पाकिस्तान की आज मूल भाषा कहा जाता है। जिसे यदि आप जाएं पाकिस्तान में तो सराइकी एक भाषा चलती है, जिसे भारत में मुल्तानी या मुल्तान में भी मुल्तानी भाषा के माध्यम से जाना जाता है, और उसका एक विस्तृत लोक साहित्य है। मैं अक्सर मलिक राजकुमार जी से मेरी चर्चा होती रहती है, और वो उस भाषा के संपूर्ण साहित्य को, उसका एक शब्दकोश भी वे तैयार कर रहे हैं निरंतर। तो हमारी ये आवश्यकता है कि दिल्ली में रहते हुए यदि हम एक केंद्र की भूमिका निभा रहे हैं तो भारत के समस्त उन लोक भाषाओं को संचयित, न केवल संचयित करना होगा बल्कि उनके कोशों को भी तैयार करना होगा। यदि हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करते हैं, तो उसके साथ अपनी संवेदनाओं को साझा करते हैं, तो लोक भाषाओं में निहित, जो लोक गीतों में निहित जो हमारी जीवन शैली है, उसे भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का एक मादा बना रहना चाहिए। और आपकी पुस्तकों के माध्यम से हमने वो सब चीजें सीखी भी हैं। और दिल्ली चूंकि खड़ी बोली के रूप में जाना जाने वाला एक पहला क्षेत्र था, जहां विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ आए, अलग अलग देशों के राजाओं ने यहाँ आक्रमण करके इसे अपनी राजधानी बनाया। इस कारण से यहाँ भाषा का जो प्रभाव है वो बदलता हुआ दिखाई जरूर देता है, लेकिन इस समाज में रहने वाले लोगों ने अपनी लोक भाषाओं को छोड़ा नहीं, लोक साहित्य को नहीं छोड़ा। और भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जहां मरण पर भी गीत गाए जाते हैं। विश्व का ऐसा कौन सा ऐसा देश होगा जो मरने पर किसी के यहाँ गीत गाते होंगे? लेकिन वो गीत हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी कारण से आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक उन भाषाओं को बचाए रखने की, उन भाषाओं में निहित साहित्य को बचाए रखने की एक पूरी योजना तैयार करके यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साकेत सहाय जी को, जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, हिंदी पट्टी क्षेत्र के लोगों को नहीं, हिंदी के लोगों को एक साथ जोड़ने की बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पहले मैं सम्मानित मंच को नमस्कार कर रहा हूं, और हमारी आज की जो सबसे आदरणीय विद्याविंदु सिंह जी, उनको मैं जब सुन रहा था, और अभी हरीश जी और अभिजिनेश अवस्थी, कुमुद शर्मा जी, इन सभी को हमने हर जगह सुना, और कहीं ना कहीं मैं आज महसूस कर रहा हूं कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में शामिल हूं इस मंच से, और मुझे वक्ता का अवसर दिया गया है। तो
आज मैं इस जो आज का मूल विषय है हमारी लोक भाषाएं, तो हम सभी को आज जरूर स्मरण करना चाहिए भूपेन हजारिका जी की, जिनकी आज जयंती है। और उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जो लोक भाषा असमिया हो या हिंदी के जो संबंधों को उन्होंने जोड़ा, और गंगा और हमारी जो लोक संस्कृति की प्रमुख आत्मा है वो अपने गीतों से, फिल्मों से, तो उनको आज मैं अखिल भारतीय जो साहित्य परिषद इंद्रप्रस्थ, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जाने अनजाने उनकी जयंती के अवसर पर लोक भाषाओं की जो जीवंतता है उसको भी स्मरण करने का ये किया है। और सबसे पहले जो दिल्ली की लोक संस्कृति, दिल्ली का जो लोक भाषा है, वो दिल्ली जो है, मैं समझता हूँ या भारत का हर व्यक्ति ऐसा मानता है कि दिल्ली जो है कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष का आईना है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं और दिल्ली की जो संस्कृति रही है, प्रारंभ से ही हर व्यक्ति दिल्ली का स्वप्न देखा है सत्ता के रूप में कि मैं दिल्ली जरूर जाऊं। और भारत की जो केंद्रीय सत्ता का प्रतीक रहा है, तो आप आजादी से पहले या आजादी के बाद इसमें निरंतर जो बदलाव होते रहे हैं, वहाँ के परिवेश में, वहाँ के स्वरूप में, वहाँ की आबादी में, और तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ा है वो वहाँ की लोक भाषाओं पर भी पड़ा है। और हिंदी चूंकि जो पश्चिमी हिंदी का जो रूप है वो कहीं ना कहीं वहाँ की मूल भाषा है, लेकिन जो बाहर से लोग गए आजादी के, भारत के आजादी के पहले भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, जो भी उस समय, मैं उस पर उतना नहीं, जो सभी लोग वहाँ पे गए दिल्ली में, उन सभी ने कहीं ना कहीं हिंदी से या अपनी भाषाओं का जो समन्वित रूप, जो एक परिष्कृत भाषा विकसित हुई आजादी के या उदारीकरण के, मतलब दिल्ली की जो लोक भाषाएं पर यदि हम बात करेंगे और हिंदी से और जो भारत की अन्य भाषाओं का जो संबंध करेंगे, तो हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक उदारीकरण के पूर्व और दूसरा उदारीकरण के बाद। उदारीकरण के पूर्व जो भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध और हिंदी का जो रूप बना है राष्ट्रभाषा के रूप में, उसमें ही दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आप चाहे 1857 के बाद की क्रांति में हो, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आजादी की लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं जो महानगर में दिल्ली बहुत बड़ा केंद्र रहा, कलकत्ता, दिल्ली और बॉम्बे, तो दिल्ली ने उसमें जो हिंदी, जो अनुच्छेद 351 जो भारत का संविधान बोलता है कि हम ऐसी हिंदी का विकास करें जो देश की सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर को अभिव्यक्त करे, तो उसमें दिल्ली ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे तमिलनाडु की हिंदी हो या केरल के लोग आए हो, चाहे उड़ीसा से आए हो या बंगाल से आए हो या कर्नाटक से आए हो, बिहार से आए हो, उत्तर प्रदेश से आए हो, या हिंदी में ही जो हिंदी भाषी प्रदेश है उन्हीं के हिंदियों में जो विविध प्रकार का जो बोलियों का जो स्वरूप आता है, खड़ी बोली में तो दिल्ली में है, लेकिन जो बिहार का आदमी अगर हिंदी बोलेगा तो उसका अलग रूप आएगा। तो लेकिन हिंदी जो दिल्ली में का जो हिंदी का एक केंद्रीयकरण हुआ, जो अनुच्छेद 351 जो भारत का संविधान चाहता था, जाने अनजाने में दिल्ली ने एक परिष्कृत हिंदी का रूप दिया खड़ी बोली के रूप में, और वो उस पे जो सत्ता, समाज और सबका उस पे प्रभाव पड़ा, और उन्होंने एक परिष्कृत हिंदी के रूप में पूरे देश में वहां से एक हिंदी की धारा बही। आप इसीलिए तमाम जो साहित्यकार थे हिंदी के, जो इलाहाबाद से बाद के दिन में दिल्ली पलायन करने लगे। उनको लगा कि हम दिल्ली में रहेंगे तो जो हिंदी साहित्य का गढ़ है उस समय के साथ दिल्ली बनता गया। या अन्य भी जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार हैं वो भी दिल्ली से जुड़ते रहते हैं। तो उन्होंने अपने एक परस्पर संवाद के लिए अपने लोक जो हिंदी को चुना, लेकिन उस पे अपने उनकी लोक भाषाओं के शब्दों का भी अपने आप स्वतः समावेशीकरण हुआ। ये जो स्वतः समावेशीकरण हुआ, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की हिंदी पर वहाँ की जो भारत की अन्य जो लोक भाषाएं हैं उनका भी व्यापक प्रभाव पड़ा। इसलिए हम लोग अभी मैडम ने बताया कि जो हमारी लोक भाषाएं हैं, कोस भाषा, तो उसका जो रूप है
वो दिल्ली में दिल्ली की भाषाओं पर जो क्षेत्र लोक भाषा है वो इसलिए हिंदी से उनका दो रूप रहा। बांग्रो हरियाणवी है। यदि आप दिल्ली के, मैं तो तब गया था 2002 में, जब ब्लू लाइन की बसों में आप चढ़ते थे तो एक अलग तरह की हिंदी सुनाई पड़ती थी। यदि आप कनॉट प्लेस में जाते हैं तो भले अंग्रेजी का माहौल था उस समय, अभी थोड़ा सा बदलाव आया है, तो वहां पे अलग हिंदी दिखाई पड़ती थी। तो जो, लेकिन दोनों की हिंदी में एक था कि दोनों हिंदी में एक लोक उपस्थित रहा। वो लोक की परिभाषा अलग है, कोई परिष्कृत लोक है, कोई जन जो ग्रामीण आबादी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा में एक हिंदी का जो लोक भाषाओं से संपूर्ण होकर हिंदी बनी है। हिंदी को जैसे मैं आज एक उदाहरण देना चाहूंगा प्रसिद्ध भाषाविद रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी का, जो कि यूनेस्को में उन्होंने बात बोली थी कि जब हिंदी, दरअसल भारत में हिंदी जो है कोई एक क्षेत्र की भाषा नहीं है। हिंदी पूरे भारतवर्ष को और भारतीयता को अभिव्यक्त करती है। तो हिंदी में देश की सभी लोक भाषाओं का ताकत है, रूप है। और यदि हम भारतवर्ष को एक भौगोलिक इकाई मानते हैं तो भारत के इस भूगोल में रहने वाले सभी, और भारत एक लोक हो गया तो इस देश की एक प्रमुख जो लोक भाषा वो हिंदी है। और यह हिंदी देश की सभी लोक भाषाओं के खून पसीने से सिंचित होकर बनी है। तो रामधारी सिंह दिनकर भी यही बात बोलते थे कि इस देश में हिंदी और संस्कृत ही ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में कोई भी भारतवर्ष का व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि यह मेरी मातृभाषा है। कहने का मतलब है कि जो भारत का लोक है, जो भारत की जो भारत की आत्मा है वो हिंदी में विश्वास करती है। और हिंदी तभी मजबूत बनेगी जब वह लोक भाषाओं को सम्मान देगी। इसलिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो इंद्रप्रस्थ साहित्य परिषद का जो मूल उद्देश्य है कि भारत की सभी भाषाएं आगे बढ़े और हिंदी उनको और आगे बढ़ने में सहयोग दे। तो लोक भाषाओं की जो पहचान है और हिंदी का जो संबंध है वो दोनों सशक्त होगा। बातें रखी और मुझे लगता है उन्होंने पूरा व्याख्यान अपना दिल्ली पर ही केंद्रित किया, दिल्ली की लोक भाषाओं पर केंद्रित किया, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी लोग हिंदी भाषा को जानते, बोलते और समझते हैं। और ये वो हिंदी है जो विभिन्न राज्यों से आए हुए लोगों ने अपनी अपनी लोक भाषाओं को इसके साथ समाहित किया और एक नई हिंदी का रूप निर्मित किया। लेकिन परिष्कार हर भाषा का होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उस परिष्कार के साथ साथ यदि भाषा का विकास करना है तो आपको लोक भाषाओं के साथ अपना एक साझा संबंध, बेटी रोटी का संबंध हमेशा बनाकर रखना होगा, तभी वह भाषा विकसित होगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर नीलम राठी जी को कि वे आए और इसी विषय पर वे अपने विचार व्यक्त करें। नीलम राठी जी। धन्यवाद हरीश। नीलम, आपका वीडियो नहीं आ रहा। अभी आ रहा है, आ गया है। अभी मैं घड़ी में देख रही हूँ 4:43 हुए हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 4:53 पे पूरे 10 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूं। अब परम आदरणीय विद्या बिंदु सिंह जी, प्रोफेसर कुमु शर्मा जी, हरीश जी, प्रवीण जी, साकेत जी, जयसिंह जी और अनिल शर्मा जी, और भी जितने, मुझे लग रहा था योगेश वशिष्ठ जी ने भी शायद ज्वाइन की। तो आप सबको प्रणाम करते हुए मैं सीधी बात पर आती हूँ। किसी समुदाय द्वारा आपस में परस्पर जिस भाषा के सहारे जीवन, व्यापार और का संचालन किया जाता है उसे साधारणतः उस क्षेत्र, उस समुदाय की लोक भाषा कहते हैं। लोक भाषा उस क्षेत्र के आपसी बोलचाल, पर्व त्योहार, गीत संगीत, साहित्य, संस्कृति, संस्कारों में अभिव्यक्त होती है। लोक भाषा का बचा रहना सांस्कृतिक निजता का बचा रहना है। लोक एक वृहत्तर समाज है लेकिन उसकी एक भौगोलिक सीमा है। इसलिए प्रत्येक लोक की अपनी एक भाषाई सांस्कृतिक पहचान है। आज लोगों में अपनी मातृभाषा, अपनी लोक भाषा को लेकर जो पिछले कुछ सालों में हीन भावना पनपने लगी थी, इस हीनता से मुक्ति कुछ अभी हो गई है और कुछ की अभी मुझे भी लगता है कि आवश्यकता है। लोक भाषा की ताकत से लोक को केंद्र में लाया जा सकता है। आज के समय में लोक भाषा की बात, लोक भाषा की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है।
लोक भाषा को क्योंकि सुख और आनंद का स्रोत माना गया है। एक बात और भी है कि लोक भाषा को महत्व दिए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब तक संतोषजनक ढंग से कोई कार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसकी कार्यप्रणाली लोक की समझ में, अपनी भाषा में अभिव्यक्ति समझ न हो। भाषा का प्रश्न मानवीय है, खासकर भारत में, जहां साम्राज्यवादी भाषा जनता को जनतंत्र से अलग कर रही थी। तमाम भारतीयों का सपना था कि आजादी के बाद लोक व्यवहार और राज कार्य में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं था। कारण हम सब जानते हैं, और पीछे विद्याबिंदु सिंह जी ने भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाला था। साधन विहीन जन की भाषा अंग्रेजी ने तो पहले थी, न अब है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी होगी। सामाजिक सक्रियता भाषा के लिए एक अनिवार्य शर्त है, और इस कसौटी पर लोक भाषाएं ही अपनी सक्रिय उपस्थिति से खरी उतरती है। लोक भाषा के संस्कारों और उनकी समृद्ध परंपरा को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो अंग्रेजी ने विभाजन रेखा तय की कि जिंदगी में कैसा कैरियर, कैसी सुविधाएं मिलेंगी, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, वो है अंग्रेजीदा दिखना। इसी ने समाज में जो लोक भाषाओं की स्थिति है उस पर पिछले कुछ दिनों में लोगों को पर एक असर डाला था। इस स्थिति में लोक भाषा के प्रयोग को जो हीन स्तर घोषित कर दिया था, अब हम उससे कुछ निकले भी हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि यही कारण था, इस हीन स्तर का ही कारण था कि जो भी दूसरे राज्यों से लोग दिल्ली में आते थे, वो पहली पीढ़ी अपनी लोक भाषा में बात करती थी, अपने वहां से आए हुए लोगों के बीच में और अपने लोगों के बीच में लोक भाषा में ही बात करती थी, अपने गांव जवार से आए परिवार और रिश्तेदारों और परिचितों में बोलती थी, किंतु अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में झिझकती थी और एक संकोच और एक पिछड़ापन समझती थी। अनेक लोक भाषाएं, यही कारण रहा कि अनेक लोक भाषाएं लुप्त प्राय होने लगी, क्योंकि भाषा प्रयोग से जिंदा रहती है। म्यूजियमों में तो सिर्फ संरक्षित की जा सकती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि लोक भाषा के पक्ष में बोलने वालों को पूर्व में मध्यकालीन सोच का कहा जाता था। सरकार और सोशल मीडिया ने जन जागरण का कार्य किया है। साहित्य परिषद भी अपने नित्य नवीन प्रयासों से लोक भाषा के प्रयोग की शक्ति व सामर्थ्य को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। अगर मैं सीधी दिल्ली की लोक भाषाओं पर बात करूं, तो जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी दिल्ली की लोक भाषाओं पर बात की कि दिल्ली तीन तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से, हरियाणा से सीमावर्ती क्षेत्र में घिरे होने के कारण हरियाणवी डायलेक्ट और शब्दावली से युक्त है। हिंदी की प्रधानता है उस लोक भाषा में, और पूर्वी दिल्ली उत्तर प्रदेश से और मेरठ बागपत से घिरे होने के कारण खड़ी बोली और कोरवी के शब्दावली और वाक्य विन्यास का, डायलेक्ट का प्रभाव है। ये जो पूर्वी दिल्ली है, लेकिन इसके साथ साथ हम उस पुरानी दिल्ली की भी बात करेंगे कि जहाँ हिंदुस्तानी, जिसमें उर्दू मिश्रित शब्दावली और लहजे का प्रभाव है। तो इस तरह से हम जो दिल्ली को देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं। लेकिन जैसा कि हरीश ने भी कहा, और मुझे खुद में भी लगता है कि स्वतंत्रता के पश्चात एक बड़ी मात्रा में पंजाब और सिंध से आए हुए शरणार्थी, जो अपने ही देश में शरणार्थी थे, देशवासी, भारतवासी, उनके कारण पंजाबी और सिंधी का भी बहुत बड़ा एक लोक भाषा के रूप में ही प्रयोग हुआ। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयाली, जितने भी भारत के, बंगला, जितने भी भारत के राज्य हैं, उन सब की लोक भाषाएं भी दिल्ली में आकर लोक भाषा के रूप में ही वो प्रयोग होती है। कारण कि वो अपने समाज के लोगों में उसी रूप में और अपने पर्व त्योहारों में, अपने संस्कारों में, विवाह आदि में उसी तरह से लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक लोक भाषा के अपने संस्कार, संस्कृति और सांस्कृतिक पर्व होते हैं। लोक भाषा, लोक साहित्य के भी लगभग 5 भाग कहे गए हैं। लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, लोक की कविता है, गाथाएं हैं, गीत है। इन सबके माध्यम से
लोक भाषा अपना स्वरूप ग्रहण करती है और अपने विचारों और संस्कारों को अभिव्यक्त करती है। इसी तरह से यदि हम देखें दिल्ली की बात के रूप में, मुख्य रूप से ग्रामीण दिल्ली जो 360 गांवों से मिलकर दिल्ली, जिस दिल्ली का निर्माण हुआ, उसमें रागनियों की प्रधानता है। ऐसे ही यदि हम देखें कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक तरफ से घिरे होने के कारण तो ब्रज भाषा की भी बहुत अधिक जो है वो वहाँ की लोक में उपस्थिति है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि पंजाबी, एक बहुत बड़ा पंजाबी समुदाय दिल्ली में आया 1947 में और अपने साथ लोक भाषा लाया, तो वो लोक साहित्य भी आया, लोक गीत भी आए, टप्पे आए, गिद्दे आए और भांगड़ा आया। इसमें जब हम उसके कुछ अगर एक दो उदाहरण की बात मैं करूं, क्योंकि जब हम लोकगीत की बात करेंगे, लोक रागनियों की बात करेंगे, क्योंकि जो पूर्व वक्ता बोल चुके हैं उस पर बात नहीं करूंगी, वैसे ही बहुत सीमित समय दिया है और 51 हो गए, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी इसके बाद भी 53 के। तो रागनियों की बात करें तो रागनी गाई जाती है, एक हाथ कान पर रखा जाता है और एक दूसरे हाथ से आलाप को ऊपर लिया जाता है। यदि हम उसकी हरियाणवी शब्दों की बात भी करें, 2 लाइन में बात करें, संग के साथी साथ रहनिया, दया मेरे पे फेर दियो, इस तरह से रागनी का अपना एक आलाप गाया जाता है। और जहां हम बात करें पंजाबी टप्पों की, तो पंजाबी टप्पे 1.5 लाइन के में इसकी रचना की जाती है, बहुत छोटी रचना होती है। ये मुख्य रूप से संवाद शैली के द्वारा गाए जाते हैं, एक के बाद एक जो संवादों में बात की जाती है, चुगलबाजी की जाती है। महिया और टप्पे 2 इसके रूप होते हैं। तो उस की बात भी करें तो जैसे चले दियली कांते, आगे बोले बालो नित मिल दी, अब मिल दी तरीकाते। फिर जवाब में बालो गाती है, गड्डी चले दिए ताराते, आगे मैया नित मिलदा, हुण मिलदा कराराते। तो इस तरह से पंजाबी टप्पे और आगे उसमें गिद्दे और भांगड़ा, जो कि दिल्ली में बहुत ही प्रसिद्ध रहा। ऐसे ही ब्रज, बात ब्रज की भी इसलिए क्योंकि ब्रज समुदाय भी बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में, क्योंकि फरीदाबाद और पलवल पास पास होने के कारण मिलता है। तो उसके भी इसी तरह के कुछ हैं, जैसे कि छाड़ा दे दे रे लंगुरिया, मुँह का है सतना हो, क्योंकि ब्रज, अब ब्रज पे में बहुत ज्यादा मेरे कमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नित्य गोपाल जी बैठे हैं। 1 मिनट, ये क्या, ये तो कोई वही नहीं है, ये इसके अपना एक एक्सेंट है। तो उसकी भाषा और इस तरह के बहुत सारा लोक साहित्य के माध्यम से, लोक गाथाओं के माध्यम से, क्योंकि लोक गाथाएं वास्तव में लोक वाद्य में लोक रंगत लिए हुए लोक गायकी में ही गाई जाती है। और लोक गाथाओं में लोक का जो भी उपाख्यान है, जो वो वर्णित रहते हैं, उनकी इस मिट्टी की सौंधी महक रहती है। और बात बहुत सारी करने की है, लेकिन समय बहुत सीमित है। अब 1-2 लोक गाथा जो दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि लोक गाथाएं मुख्य रूप से 4 तरह से होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं भक्ति परक लोक गाथाएं, आख्यान परक पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक गाथाएं, वीरत्व को लेकर, प्रधानता को लेकर, इस तरह की लोक गाथाएं बहुत सारी हैं। और लोक गाथाओं से ही वास्तव में लोक का इतिहास संरक्षित है, गाकर और मौखिक रूप से ही उसकी बात की जाती है। इस तरह से इसमें नीति व्यवहार और मुख्य रूप से लोक गाथाओं में जो वीरता किससे मिश्रित गाथा है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि किसी एक कथन के आधार पर ही नायक जो है वो अपनी उस कार्य को करता है। उसका जो प्रेरणा उस एक कथन के आधार पर मिलती है, वो प्रेरणा कथन कहलाए जा सकते हैं। जितनी भी हम लोक इस तरह की, मतलब लोक भाषाओं में जितने भी हम लोक गाथाएं देखते हैं, अक्सर सब की परिणति उस एक लोक कथन के आधार पर ही होती है। तो उसको हम प्रेरणा कथन भी कह सकते हैं। जैसे 1-2, हालांकि बहुत सारी लोक गाथाएं हैं, गीदड़ की, ऊंट की, नल दमयंती के किस्से हैं, ये सब दिल्ली के में भी बहुत सारे गाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम 2-3 उदाहरण में दूं, तो एक उदाहरण मुझे लगता है कि जवाहर सिंह का, जो अपनी माता किशोरी देवी के
एक कथन कि तेरे पिता की पगड़ी तो दिल्ली में गिरी घूम रही है, कंडी किंडी आड़ रही है, वो भाषा के साथ है। उसके बाद में वो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और मुगलों से दिल्ली जीतते हैं। ये पूरी दिल्ली में ये लोक गाथा बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक दूसरी लोक गाथा जो पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध है, वो दिल्ली के एकदम लगता हुआ पश्चिमी दिल्ली से लगता हुआ हरियाणा का स्थान है छुड़ानी। वहां पर संत गरीबदास जी की छतरी आज भी मौजूद है, हम बहुत सारे लोग जानते हैं। तो संत गरीबदास जी क्योंकि मध्यकाल के बड़े संत थे, वो औरंगजेब के दरबार में जाकर वो 3 बातें उनको परामर्श के रूप में कहते हैं कि एक गौ हत्या बंद कर दो, दूसरे एक पत्नी व्रत रखें और बाकी सभी जो महिलाएं आपके हरम में है उनको मुक्त करें, और तीसरे जजिया कर समाप्त करें। पूरी दिल्ली में, ग्रामीण दिल्ली में 360 गांव में ये लोक गाथा बहुत ही प्रसिद्ध रूप में उपस्थित है, मिलती रहती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े आदर के साथ प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी कि वे आए और अपना व्याख्यान हमारे समक्ष रखें, अपना अध्यक्षीय संबोधन हमारे समक्ष रखें। मुझे लगता है कि जिस विषय को हम सुनना चाह रहे थे और जो भी आयाम हम जानना चाह रहे थे, वो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। डॉक्टर साकेत सहाय ने बोला, डॉक्टर नीलम राठी ने, डॉक्टर विद्यादेंदु सिंह जी ने बीच में अपनी बात कह रहे थे। इस मंच पर और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रेवाड़ी से आदरणीय रमेश जी जुड़े हुए हैं, योगेश वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, जय सिंह नमस्कार। ये आज का जो विषय है इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी इंद्रप्रस्थ भारती को। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? लोक भाषा की बात करना, और दिल्ली के संदर्भ में खास तौर पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और कोई भी नई परंपरा डालनी हो या हमें किसी का विस्तार देखना हो, संभावनाओं के क्षितिज को तलाशना हो, तो पूरा देश दिल्ली की तरफ देखता है। और अगर हम भाषा की बात करें तो आज का जो परिवेश है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, मैं इशारा भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रही हूँ, उस परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं की बात करें, अपनी लोक भाषाओं की बात करें। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि भूमंडलीकरण के बाद हमारी भाषा पर, हमारी तमाम भारतीय भाषाओं पर, हमारी बोलियों पर, हमारी स्थानीय भाषाओं पर एक दबाव जरूर बना है अंग्रेजी के वर्चस्व का। और तब देखिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक देश की संस्कृति और उसकी भाषा दूसरे देश की संस्कृति और भाषा से मिलती है, कुछ वहां से ग्रहण करती है, कुछ देती है, कोई उसमें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने में ये आया कि धीरे धीरे जो अल्पविकसित देश हैं, जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से अधिक समृद्ध हैं, उन अल्पविकसित और विकासशील देशों पर विकसित देशों की कम विकसित संस्कृति हावी होती चली गई। और जब हम संस्कृति के हावी होने की बात करते हैं तो उसके साथ वहां की भाषा भी आती है, क्योंकि संस्कृति जो है भाषा है, उसका पर्याय है। तो लोक भाषा की हम बात कर रहे हैं, तो इससे जोड़ करके मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा का एक बहुत विशेष इसका एक गुण है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है वो वाक केंद्रित परंपरा है। हम मूलतः वाचिक परंपरा के धनी हैं और संवाद के धरातल पर हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारे भीतर संवेदनाएं बहुत गहरी, हर मनुष्य के भीतर होती हैं, लेकिन खास तौर पर अब हम भारतीयों को कहा जाता है कि जिस तरह से हम अपने परिवार को संभालते हैं, जिस तरह से हम पूरे विश्व के साथ करुणा और मानवीय उससे जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर जो संवेदना है वो बड़ी पवित्र है। तो संवाद के धरातल पर हमारी जो लोक संवेदना है वो लोक भाषाओं में अभिव्यक्त होती है और समग्र लोक की वास्तविक स्थिति को, पूरे लोक की आकांक्षाओं को हमेशा से अभिव्यक्ति देती आई है। जब हम लोक कहते हैं तो लोक शब्द में अगर आप देखें तो बिना किसी प्रयास के आप देखेंगे कि एक वैविध्यपूर्ण भारतीय जीवन, इशारा किया था नीलम ने, बिना किसी प्रयास के एक वैविध्यपूर्ण भारतीय जीवन के व्यवहार की जो एक सहज साचार्य प्रणाली है उसके आप दर्शन कर पाते हैं। और हमारा जो भारतीय परिवेश है वो साचार्य प्रणाली के साथ बढ़ता है, साथ साथ यात्रा करते हुए विकसित होता है।
और अभी लोक देवताओं की बात आई, लोक नृत्य की बात आई, तो मैं इसी से जोड़ूंगी। बहुत सही बात यहाँ पे रखी गई कि ये जो लोक यात्रा है, लोक यात्रा जब आप करते हैं तो इस लोक यात्रा में आपका जो लोक मन है वो एक दूसरे से जुड़ता है। और तब कैसे जुड़ता है कि लोक देवता हमारे हो जाते हैं और लोक देवता हमारे पूज्य बन जाते हैं। हमारी जो लोक कलाएं हैं वो निखरती हैं, संवरती है। लोकगीत, लोक नृत्य आपकी अपनी भाषा के एक बड़ी सौम्यलयात्मकता गूंजती है और हृदय का संगीत जो है उभरने लगता है। तो लोक व्यवहार जो आपका है, तो लोक व्यवहार अगर आप देखें तो उसकी समूची सरणियां जो है लोक भाषा में उतरती है। आज हमने बात रखी है दिल्ली के संदर्भ में विशेष रूप से। तो जब ये विषय मेरे पास आया, जैसा कि विद्या बिंदु सिंह जी ने भी बात रखी अपनी, कि दिल्ली जो है, दिल्ली के लिए कहा जाता है दिल्ली पे तमाम तरह के आक्रमण हुए और दिल्ली कई बार उजड़ी, कई बार बसी, और इस उजड़ने और बसने में जो है बहुत कुछ का समन्वय हुआ, सामंजस्य हुआ और वो आगे बढ़ी। तो इसी उजड़ने और बसने में जो है भाषाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसकी लोक भाषाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब हम आज बात करते हैं कि मैंने सोचा जब ये विषय आया कि क्या भाई दिल्ली की कोई लोक भाषा है क्या, तो दिल्ली की अगर आप कहें तो उस तरह से कोई लोक भाषा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो दिल्ली एक ऐसा राजधानी है देश की और हम सभ्यता के तीसरे चरण में है। एक कृषि सभ्यता थी, दूसरी औद्योगिक सभ्यता आई, और औद्योगिक सभ्यता जब आई तो गांव सरक करके शहर की तरफ जब आने लगते हैं। तो जब गांव सरक करके शहर की तरफ आते हैं, तो जब गांव आते हैं, गांव के लोग आते हैं, तो अपने साथ वो लोक भाषाओं का संस्कार लेकर के भी दिल्ली में आए। दिल्ली उनके लिए महत्वाकांक्षाओं की नगरी थी, उनको नौकरी करनी है, आगे बढ़ना है। तो उस महत्वाकांक्षाओं की नगरी में जब वो आते हैं तो अपनी लोक भाषाओं का संस्कार लेकर आते हैं, लोक संस्कार लेकर आते हैं। और कोई बिहार से आता है, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता है, कोई पश्चिम से आता है, और यहाँ राज्य की सीमाएं जो लगी हुई है राजस्थान की, हरियाणा की, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो वो सबकी लोक भाषाएं दिल्ली में आकर के समन्वित हो जाती। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यही बात कही। अगर हम हिंदी की 5 उपभाषाओं की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, मैं कहूंगी कि 5 उपभाषाएं जो है उनकी लोक भाषाएं सारी आप देखेंगे आपको दिल्ली में मिलेगी। दिल्ली में आपको, हम कहते हैं ना, हरीश जी ने बहुत सही बात की कि ज्यादातर खड़ी बोली, क्योंकि कौरवी और ये सब आपको दिल्ली में मिलेगा, तो खड़ी बोली ही मान लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ खड़ी बोली बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा हरियाणा की तरफ जाएं, थोड़ा सा उससे आगे खस के, क्योंकि हरियाणा भी आपका दिल्ली से बिल्कुल सटा, कई गांव पता ही नहीं लगते कि वो दिल्ली के अंतर्गत है या हरियाणा के अंतर्गत है। तो मैं तो दिल्ली में रहते हुए बहुत सारी लोक भाषाओं से परिचित हो रही हूँ। तो यहाँ पश्चिमी हिंदी में आपको खड़ी बोली, कौरवी भी मिलेगी, ब्रज भाषा की छौंक भी मिलेगी, हरियाणवी का तड़का भी मिलेगा, बुंदेली भी मिलेगी, कन्नौजी भी मिलेगी, आपको अवधी भी मिलेगी, बघेली भी मिलेगी, छत्तीसगढ़ी भी आपको सुनने को मिलेगी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी भी कहीं आपको मिल जाएगी, मेवाती भी मिल जाएगी, जयपुरी भी मिलेगी। और जो उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, जो आप मेरे यहाँ एक लड़की है जो मेरी सेविका है, वो गढ़वाली भी बोलती है। तो और हमारे जो बिहार से भाई बंधु आए हैं वो बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, जो मैथिली भी बोलते हैं। कई तो भाषा, बहुत सारी स्थानीय भाषाओं का, लोक भाषाओं का संगम और सौंदर्य इस दिल्ली में आपको बिखरा हुआ मिलता है। और जब हम ये कहते हैं कि जब हमारी जो एक तरह से चुनौती है ग्लोबलाइजेशन में, वो चुनौती है अंग्रेजी का वर्चस्व, तो अगर अंग्रेजी के वर्चस्व को कहीं आप चुनौती दे सकते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपनी लोक भाषाओं की सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से वो अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। अगर आपको अपनी हिंदी को समृद्ध करना है तो हम इंग्लिश की बात करते हैं, हम अंग्रेजी लेके आते नहीं। आप अंग्रेजी की तरफ मत जाइए, इंग्लिश की तरफ मत जाइए, आप हिंदी की तरफ मत जाइए। भाषा को हम विभिन्न भाषाओं के शब्दों से लेते हैं ना, पचाते। हिंदी को अगर आज आपको समृद्ध करना है, आज विडंबना ये है कि हमारे पास कोई महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है इस समय, हमारे पास इस समय बाबूराव विष्णु पराड़कर नहीं है कि जो नए उच्च प्रौद्योगिकी के युग में आपको नए शब्द दे सके अपनी लोक भाषाओं से निकाल करके। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है
ये जिम्मेदारी हमारी साहित्य परिषद इंद्रप्रस्थ भारती के ऊपर है, क्योंकि हम बहुत गहराई से अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उसके प्रवाह को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम अपनी हिंदी को, अपनी भारतीय भाषाओं को, केवल मैं हिंदी की बात नहीं, अपनी तमाम भाषाओं को, आप स्थानीय भाषाओं के जो शब्द हैं, लोक भाषाओं के जो शब्द हैं, उनसे समृद्ध करिए। कितना अच्छा लगता था जब टेलीविजन पर सीरियल आता था, ना आना इस देश लाड़ो, या बालिका वधू आता था, तो राजस्थानी कितने खूबसूरत लगती है और किस तरह से टूट टूट करके लोग उसको देखते हैं। तो वो हमारा एक बड़ा आत्मिक जुड़ाव हमारी लोक भाषाओं से होता है। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि हम सब एक हों। बहुत अच्छी बात जो है विद्या बिंदु जी ने रखी, भाषा के स्वाभिमान की, भाषा की गरिमा की, भाषा की मर्यादा की बात उन्होंने कही कि किस तरह से हमें हिंदी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। राजभाषा हम ठीक तरह से बना नहीं पाए, हमारे पास उसका संवैधानिक दर्जा तो है, लेकिन हम उसको व्यावहारिक धरातल पर उतार नहीं पाए, ये विडंबना है। और हिंदी का स्वाभिमान, तो हिंदी के स्वाभिमान को अगर आपको बचाना है तो लोक भाषाओं के सौंदर्य से आप उसका संरक्षण करिए, संवर्धन करिए। और साथ में एक और जो मेरी चिंता है, वो चिंता ये कि हम हिंदी को किस तरह से बांट रहे हैं हम, क्योंकि आज लोक भाषाओं की बात है, तमाम भाषाओं की बात है, हमने भोजपुरी की बात कही, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को दर्ज कराने का जो एक मुहिम है, उस पर भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की बात है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हो जाएं आप पद के लिए, अकादमी के लिए, नए पदों के लिए। तो ये नितार्थ जो है इस लड़ाई के, इसमें हिंदी का और हिंदी लोक भाषाओं से समृद्ध तो हिंदी का खोया हुआ स्वाभिमान आप किस तरह से वापस दिला पाएंगे, ये नहीं टूटना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता मिले और हम सब जो हिंदी भाषी हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि तमाम हिंदी की जो बोलियां हैं, उसकी जो भाषाएं हैं, उनको बहुत आत्मीय तरीके से हम जो है उनके साथ जुड़े, एक हमारा समन्वित परिवार बने। कितना अच्छा लगता है, तरह तरह की आंचलिकता आपको भाषा के माध्यम से दिखाई देती है। बहुत सही कहा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि जब हम दिल्ली में आपस में मिलते हैं तो एक भाषा भी आपका चिन्ह होती है। कोई नहीं बताता कि हम बिहार से हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलता है, उसका जो लहजा है आपको पता लग जाता है बिहारी है, भोजपुरी भाषी है, आपको पता लग जाता है, बोलने से आपको पता लग जाता है। जब वो बरोबर बोलता है तो हम कहते हैं कि मराठी महाराष्ट्र के हो, तो वहां की आंचलिक जो है खुशबू लेकर के आप यहाँ आते हैं। जब पहाड़ से हमारे भाई बंधु आते हैं तो उस अंचल के शब्दों को लेकर के हमारे पास आते हैं। तो विभिन्न अंचलों से जो हमारे भाई बंधु यहाँ आते हैं दिल्ली में, वो अपने अपने अंचल की भाषा का सौंदर्य लेकर के आते हैं और उस अंचल की भाषा के सौंदर्य के साथ वो हिंदी की ताकत को बढ़ाएं, हिंदी की शक्ति को बढ़ाएं। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और हर जाति का, हर समुदाय का, उसके आचार, उसकी भाषा अपनी है और उसको सबके साथ मिला करके चलना है। वो हिंदी और उसकी तमाम सारी जो लोक भाषाएं, उनके बीच में कैसे हम एक सामंजस्य स्थापित कर सकें और कैसे उनके बीच में हम एकात्मकता के संधान के सूत्र हम खोजें, ये हमें देखना होगा। और ये बहुत ही जो आज का जो हमने सम्मेलन रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मैं आपको बात बता दूं कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लगातार सर्वेक्षण करती है और उसका जो 2010 का एक सर्वेक्षण आया था, उसमें भारत में मौजूद भाषाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी उसके माध्यम से उभर करके आई थी। और उसमें एक दावा उन्होंने किया था कि भारत से लोक की जबान को काटने की साजिश रची जा रही है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषाई सर्वेक्षण है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी बहुत सचेत होने की जरूरत है। आज हमने ये संगोष्ठी रखी है इस विषय पर और हमारा जो ये प्रयास है निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। और दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा, हरियाणा है, इनकी भी बोलियां हैं, उनके साहित्य का भी जो महत्वपूर्ण अवदान है। हरियाणा में मेरा जो
मेरा रिहायशी जो है वो हरियाणा में है। तो हरियाणा में मैं देखती हूँ बांगरू, कौरवी, अहिरवाटी, मेवाती, बागड़ी, ये तमाम तरह की अनेक बोलियां हैं। हरियाणवी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है वहाँ। 10 साल रहने के बाद मुझे लगा कि हिंदी का व्याकरण हरियाणवी भाषा पर कैसे आधारित है, इसको खोजने की जरूरत है। अगर आप उस भाषा को देखें तो किसी ने कहा है कि अवधी और भोजपुरी जो हिंदी के पेड़ पत्ते हैं, उनकी जड़ जो है आपको हरियाणवी में मिल जाएगी। तो ये जो लोक भाषाएं हैं, इनका किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमें शोध की दिशा की तरफ भी जाना होगा। हमें शोध करने की जरूरत है, इस तरह की संगोष्ठियों की लगातार जरूरत है। लोक भाषाओं पर बात करें, लोक संस्कृति पर बात करें, और इन सब को लेकर के हम सब जुड़ करके आगे बढ़े। आज इस मंच पर साकेत सहाय जी ने, वो लगातार हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी के लिए बहुत सारे अभियान वो चला रहे हैं, मैं जानती हूँ। नीलम लगातार जो है हिंदी की बात करती हैं। हरीश जी तो जिस तरह से संगोष्ठियां कराते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, तो वो तो मैं देख करके दंग रहती हूँ। कहीं भी किसी भी तरह उनको कहिए, वो बहुत जल्दी जो है इस तरह के आयोजन कर लेते हैं। और विद्या बिंदु जी ने जो बोला आज, और सबने जो बात यहाँ पर रखी, क्योंकि सभी बहुत अनुभवी थे और अपने अपने अनुभव से उन्होंने बात रखी, और उस बात में हिंदी को लेकर के, लोक भाषाओं को लेकर के उनकी चिंता भी आई, और बहुत सारे सूत्र हम लोगों को मिले। हम इस मंच से आज विदा होंगे, यहाँ से उठेंगे तो बहुत सारे हम सूत्र लेकर के अपने साथ जाएंगे, और जो भी यहाँ हमें उपलब्ध हुआ है, जिससे भी हम लाभान्वित हुए हैं, हम अपनी अपनी जगह जाकर के इस तरह का एक हम अभियान चला सके। हमें राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हम, चूंकि हिंदी सप्ताह, हिंदी माह ये हमारा है, 14 सितंबर नजदीक आने वाला है, तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि राजभाषा को अगर आप व्यावहारिक स्तर पर उतार लेंगे तो राष्ट्रभाषा अपने आप बन जाएगी। जो संवैधानिक दर्जा आपको मिला हुआ है, उसका अधिकार आपको कागज पर भी मिलना चाहिए। कागज पर नहीं, व्यावहारिक स्तर पर उतरना चाहिए। क्या वजह है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी क और ख ग क्षेत्र में हम कहते हैं कि निर्धारित लक्ष्य हम 3 महीने के बाद पूरा कर लेंगे। अब जो फाइल आएगी उसमें जो है हम, लेकिन वो 50, 55, 45 कभी भी वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। तो हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। आप सबने मुझे सुना, मुझे लगता है मेरे 15 मिनट हो गए होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और सुनने के लिए। गोष्ठी को संपूर्ति की ओर ले जाना है, तो एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि साहचर्य भावना ने ही भारत को बनाकर रखा है, क्योंकि ये साहचर्य भावना केवल दिल्ली की नहीं है, संपूर्ण भारत की किसी भी राज्य में आप चले जाएं, आपको हर राज्य में अलग अलग राज्यों के लोग अपने आप ही मिलते चले जाते हैं, और वे अपनी भाषाओं को संजो कर लेकर जाते हैं, और वहां उस राज्य में रोजगार के माध्यम से सही, चाहे किसी अन्य माध्यम से सही, लेकिन जब वे प्रवासी होकर दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति दोनों को सहेजते हैं, जिसके कारण से भारत की सांस्कृतिक चेतना और अधिक विकसित और अधिक मैं मानता हूँ परिष्कृत होती चली जाती है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है। और दिल्ली तो एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग राज्य के लोग अपने अपने घर से निकलकर भाषा का जो गंगा जल लेकर आते हैं, वो उस गंगा जल को यहाँ की एक विराट नदी में जब डाल देते हैं तो वो विराट नदी का जो जल है वो और अधिक पोषित होता चला जाता है, उसमें और अधिक माधुर्य मिलता चला जाता है, उसमें एक स्वाद और एक गंध जो है वो निरंतर बनी रहती है। तो इसी कारण से भारत अपने लोक के कारण जीता है बड़े। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई डॉक्टर जय सिंह आर्य जी को कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन हमारे समक्ष रखें। भाई जय सिंह आर्य जी। सभी को नमस्कार। और आज का ये आयोजन हमारी लोक भाषाएं, ये संगोष्ठी इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के माध्यम से संपन्न हुई, और विभिन्न वक्ताओं ने अपनी आंचलिक भाषाओं पर विस्तार से विवेचन किया। उनमें आशीर्वचन रहा है आदरणीय विद्या बिंदु सिंह जी का, उनका हार्दिक आभार, और आज की अध्यक्ष डॉक्टर कुमुद शर्मा जी का, उनका भी हार्दिक आभार, डॉक्टर नीलम राठी जी का हार्दिक आभार, डॉक्टर साकेत सहाय जी का भी हार्दिक आभार, और विशेष आभार भाई हरीश अरोड़ा जी का, प्रोफेसर जी का, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े प्रबुद्ध साहित्यकारों को किस प्रकार से उनको संयोजित किया
उनका विशेष आभार। भाई प्रवीण जी का बहुत आभार, और हमारे सुनीता बग्गा जी ने प्रस्तुत गीत सुना, उनका भी आभार। आदरणीय नील नृत्य गोपाल जी का आभार, और रीता जैन जी का भी आभार। बग्गा जी से आग्रह करूंगा कि वे कल्याण मंत्र से इस कार्यक्रम की संपूर्ति। सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर सुंदर मोती पिरोए और उनके स्वास्थ्य के लिए, अपनी ज्येष्ठ जी के स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होके आए। और सभी ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोला। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं संस्कृत से बहुत जुड़ी हूँ, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और भाषा जो अभिव्यक्ति का साधन है, और जितनी हमारी भावनाएं संवेदनाएं हैं वो संस्कृत से भाषा से जुड़ी हुई हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।